मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मुझे बताओ स्क्रीन आपके डिवाइस पे दिखाई देता है या नहीं। दिखाई देता है क्या स्क्रीन? नहीं। नहीं? हाँ, अभी आई। दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? तो बताओ मुझे फिर ये क्या है जी। स्क्रीन पे? मेथड्स ऑफ रिकंसिलिएशन। ओके, तो ठीक है, अभी 8 स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने ये जो रिकंसिलिएशन है उसके बारे में, यानी कि इस कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया है। ये रिकंसिलिएशन क्या है, रिकंसिलिएशन क्यों किया जाता है। सो रिकंसिलिएशन का मतलब जानते वक्त हमने वो डिस्कशन किया है कि जनरली अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम अकाउंटिंग की अगर मेंटेन की जाती है तो क्या होता है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो बुक्स है उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल अकाउंट्स तैयार किए हैं, फाइनल अकाउंट जो तैयार होता है उससे जो प्रॉफिट मिलता है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो बुक्स है, यानी कि 2 सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंटरलॉकिंग सिस्टम में, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। तो इस 2 सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो अलग अलग दिखाई देता है। सो ये अलग अलग क्यों दिखाई देता है, उसके जो कॉजेस है उसको फाइंड आउट करना, जो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को वेरीफाई करना, चेक करना, इससे रिलेटेड क्या है ये रिकंसिलिएशन की कॉन्सेप्ट है। उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में क्या किया है, डिस्कशन किया है। सो आज के लेक्चर में ये रिकंसिलिएशन कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्या है, मेथड्स ऑफ रिकंसिलिएशन। एग्जामिनेशन के अगर एंगल से देखें तो ये रिकंसिलिएशन की कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो समझना यहाँ आपकी क्या है, जिम्मेदारी है। पिछले लेक्चर में रिकंसिलिएशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में अब ये रिकंसिलिएशन कैसे किया जाता है एक्चुअल में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये जो टोटल नोट्स है मैं गूगल क्लासरूम पे क्या करूंगा, आपको भेज दूंगा। ओके, सो देखो फिर मेथड्स ऑफ रिकंसिलिएशन। सो रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट्स कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग एनी ऑफ द 2 फॉलोइंग मेथड्स। सो रिकंसिलिएशन के जो मेथड्स है उसमें 2 मेथड्स है। पहली जो मेथड्स है स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और जो सेकंड मेथड है वो है मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। सो आउट ऑफ दिस 2 मेथड्स, जो पहली मेथड है स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये मेथड ज्यादातर रिकंसिलिएशन के लिए क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो पहली मेथड क्या है, स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दूसरी मेथड है मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। जो ये 2 मेथड्स है उसमें जो पहली मेथड है स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन, उसको क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। और बुक्स में जो भी आप बुक्स यूज करोगे, रेफरेंस बुक में यही मेथड को क्या किया है, डिस्कस किया है। तो पहले हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये कैसे तैयार किया जाता है और रिकंसिलिएशन जो है प्रॉफिट का वो कैसे होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दो इसमें। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है विच एग्जिबिट्स, ये स्टेटमेंट क्या दिखाता है, द एटम्स टू बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड टू ब्रिंग द बैलेंस प्रॉफिट और लॉस ऑफ कॉस्ट बुक इन एग्रीमेंट विथ द प्रॉफिट और लॉस एज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल बुक्स। ओके, सो the purpose of preparing reconciliation statement is to reconcile the profit or loss as per cost accounts with profit or loss as per financial accounting by ascertaining and adjusting all causes of differences between the two. So समझो अब ये क्या है, इसमें क्या दिखाई देता है, क्या दिखाया जाता है, एग्जिबिट द एटम्स टू बी एडेड या सब्सट्रैक्टेड, यानी कि जो प्रॉफिट हम सामने रखने वाले हैं, 2 प्रॉफिट्स हमारे सामने होते हैं। एक कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया है वो कॉस्ट प्रॉफिट, और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सामने रखकर जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो फाइनेंशियल प्रॉफिट। सो उसमें से एक प्रॉफिट की जो फिगर है, जनरली हम कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकंसिलिएशन देख रहे हैं, तो कॉस्ट बुक से जो प्रॉफिट यहाँ
दिखाई देता है उस कॉस्ट बुक के प्रॉफिट में जो एटम्स ऐड होने वाले हैं और जो एटम्स डिडक्ट होने वाले हैं, उसको ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या करता है, एग्जिबिट करता है। ओके, सो ये ऐड करके, यानी कि कॉस्ट प्रॉफिट में कुछ एटम्स को ऐड किया जाता है और कुछ एटम्स को लेस किया जाता है। ये ऐड एटम कौन से होते हैं, लेस एटम कौन से होते हैं, जनरली जिस वजह से कॉस्ट प्रॉफिट में और फिनेंशियल प्रॉफिट में डिफरेंस आया है, वो जो एटम्स है उसको क्या किया जाता है, ऐड या लेस किया जाता है। सो द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसका पर्पज क्या है, रिकंसाइल द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है उसको आप क्या करना है, रिकंसाइल करना है, वेरीफाई करना है विद द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो भी प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाई देता है वो सामने रखकर कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो क्या करना है, यहां रिकंसाइल करना है। यानी कि जनरली जो कॉजेस है, कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट एज वेल एज फिनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो भी कॉजेस है उसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। वो जो कॉजेस है 3 ग्रुप्स में क्या किया जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। यानी कि कुछ आइटम ऐसे होते हैं कि दोनों ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनको रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन रिकॉर्ड करते वक्त जो ट्रीटमेंट है वो क्या होती है, अलग अलग दिखाई देती है। यानी कि अलग अलग की ट्रीटमेंट दोनों ही एटम की क्या की जाती है, दी जाती है। उसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया है। देन ऐसे कुछ एटम्स होते हैं वो खाली फिनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही उनको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और ऐसे कुछ एटम्स होते हैं जिस एटम को खाली कॉस्ट ऑफ, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में ही क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। सो ये जो एटम्स है जिसकी अलग अलग ट्रीटमेंट है वो सामने रखकर ये एटम्स जो बेस प्रॉफिट है, कॉस्ट बुक का प्रॉफिट ये क्या है, एक इधर बेस प्रॉफिट है, वो बेस प्रॉफिट सामने रखकर उन एटम को ऐड या फिर डिडक्ट किया जाता है। सो ऐड कब होता है, कौन से एटम ऐड किए जाते हैं, कौन से एटम लेस किए जाते हैं, और फिनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट वेरीफाई किया जाता है, इसके बारे में हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, सो क्या है इसकी ऐड और रिडक्शन की प्रोसेस, रिकंसिलिएशन की प्रोसेस क्या है। सो प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट अब कैसे तैयार किया जाता है, स्टेटमेंट है तो इसका रिपोर्ट फॉर्मेट होगा। ओके, वो फॉर्मेट भी हम देखेंगे। दिस प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, ये स्टेप अच्छी तरह से क्या करो, समझो। जो पहली स्टेप है उसमें क्या किया जाता है, स्टार्ट विथ, स्टार्ट किससे करना है, स्टार्ट विथ टेकिंग एनी वन ऑफ द फिगर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी कि कोई भी फिगर, कॉस्ट अकाउंटिंग की फिगर या फिर फिनेंशियल अकाउंटिंग की फिगर, यह क्या करो, सामने रखो। ओके, प्रॉफिट और लॉस आइदर एज पर कॉस्ट बुक और फिनेंशियल बुक। जनरली हम कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकंसिलिएशन को समझ रहे हैं, तो यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग के बुक में जो प्रॉफिट दिखाई देता है वो हम क्या करेंगे, सामने रखेंगे, विच में बी कॉल्ड बेस प्रॉफिट फिगर। उसको क्या कहा जाता है, एक बेस प्रॉफिट फिगर कहा जाता है। तो पहली स्टेप में क्या किया जाता है, जो बेस प्रॉफिट है कॉस्ट अकाउंटिंग का, अब हम क्या करेंगे, यहाँ कंसिडर करेंगे। देन सेकंड, जो स्टेप सेकंड है उसमें क्या किया जाता है, सेकंडली द वेरियस रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट एज डिस्कस्ड इन प्रीसीडिंग सेक्शन, यानी कि हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया है, जो रीजंस है डिसएग्रीमेंट के, यानी कि प्रॉफिट डिफरेंट क्यों है, उसके जो रीजंस है, रीजंस क्यों आता है उसके बारे में भी डिस्कशन किया है। मैं यहाँ फिर रिपीट करता हूँ, रीजन क्यों आता है, जो एटम्स है दोनों ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट उसकी होती है, लेकिन ट्रीटमेंट देते वक्त अलग अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। यानी कि डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग होती है, वही ट्रीटमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग होती है। यानी कि जो स्टॉक का वैल्यूएशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग में वैल्यूएशन की मेथड अलग है, फिनेंशियल अकाउंटिंग में वैल्यूएशन की मेथड क्या है, अलग है। इस तरह जो कॉमन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एटम्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट अलग होती है। कुछ जो ट्रांजैक्शन है खाली फिनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस खाली कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसको क्या कहते हैं, रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट कहते हैं। तो उसको सेकंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, ठीक है। देन जो थर्ड स्टेप है, अब थर्ड और ये फोर्थ स्टेप क्या है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड स्टेप में हमने रीजंस जो है डिसएग्रीमेंट के वो हमने क्या किए, क्लियर किए। थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, ऐड। ये समझो यहाँ अब हमें जो प्रॉफिट फिगर है वो कौन सी है, कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉफिट फिगर है। तो अब हमें क्या करना है, ऐड दोज एटम्स
of difference which have the effect of increasing profit in other set of books to the base profit figure. ये मैं रिपीट करता हूं, add those items of difference which have the effect of increasing profit in other set of books. यहाँ other set of books को हम क्या करेंगे, फिनेंशियल बुक्स समझेंगे, यानी कि जो बेस प्रॉफिट लिया है वो कॉस्ट अकाउंटिंग बुक से हमने कैलकुलेट किया है। अब क्या करेंगे, उस बेस प्रॉफिट में वो आइटम हम ऐड करेंगे, कौन से, डिफरेंस विच हैव इफेक्ट इंक्रीजिंग प्रॉफिट इन अदर सेट ऑफ बुक, यानी कि जिस आइटम से जो अदर सेट ऑफ बुक्स का प्रॉफिट है, यानी कि फिनेंशियल बुक का जो प्रॉफिट है वो बड़ा है, यानी कि इंक्रीज हुआ है, उन सभी आइटम्स को हम कॉस्ट प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मैं ये स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, ध्यान में रखो, खाली मेमोराइज करो। एड दोज आइटम्स ऑफ डिफरेंसेस which have the effect of increasing profits in other set of books to the base profit. So base profit क्या है, फर्स्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट है, और अदर सेट ऑफ बुक्स का मतलब क्या है, फिनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट है। सो बेस प्रॉफिट में हमें क्या करना है, जिस आइटम से फिनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट बड़ा है वो सभी आइटम्स क्या करेंगे, बेस प्रॉफिट में यानी कि कॉस्ट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। ओके, सो सच एटम्स में बी कॉल्ड प्लस एटम्स। सो जो हम एटम ऐड करने वाले हैं उसको यहां क्या कहा जाता है, प्लस एटम्स कहा जाता है, सिंपल। ओके, देन फोर्थ स्टेप क्या है, देखो, सब्सट्रैक्ट। अब कुछ एटम को, जब कुछ एटम अगर ऐड होते हैं तो कुछ एटम लेस भी हो सकते हैं, तो सब्सट्रैक्ट दोज एटम्स ऑफ डिसएग्रीमेंट फ्रॉम द बेस प्रॉफिट फिगर विच हैव इफेक्ट ऑफ लोअरिंग प्रॉफिट इन द अदर सेट ऑफ बुक। सो ऐसे कुछ एटम है कि जिस एटम से जो अदर सेट ऑफ बुक्स यानी कि फिनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम हुआ है, ओके, तो वो एटम हम इस कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या करेंगे, लेस करेंगे। जो बेस प्रॉफिट हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का लिया है उस प्रॉफिट से उस एटम को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ओके, सच एटम्स कॉल्ड माइनस एटम्स, उसको क्या कहा जाता है, यहां रिकंसिलिएशन में माइनस एटम कहा जाता है। सो इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ये जो स्टेप नंबर 3 है और ये स्टेप नंबर 4 क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो एटम ऐड करने होते हैं उसको हमें समझना पड़ता है, ये एटम ऐड कौन से है और ये क्यों किए जाने वाले हैं, और जो एटम हम लेस करने वाले हैं बेस प्रॉफिट से वो कौन से होते हैं और हम वो लेस क्यों कर रहे हैं। सिंपल है, जो एटम ऐड होते हैं उसका मतलब क्या है कि उस एटम से फिनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट क्या है, इंक्रीज हुआ है। जो भी एटम्स फिनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट इंक्रीज करते हैं उन सभी एटम्स को अब कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। क्यों किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट अब हमें क्या करना है, फिनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट से रिकंसिल करना है। तो इसके लिए जो एटम फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं वो एटम कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में लेस करेंगे, और जो एटम फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से लेस करना है। ये स्टेटमेंट क्या करो, थोड़ा ध्यान में रखो। सो द रिजल्टेंट फिगर, अब ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन करके जो फिगर मिलती है, द रिजल्टेंट फिगर आफ्टर मेकिंग ऑल द अबव मेंशन एडजस्टमेंट, जो भी एडजस्टमेंट अब हमने थर्ड स्टेप में और फोर्थ स्टेप में की है, उसके बाद जो फिगर मिलती है, विल द प्रॉफिट और लॉस एज पर अदर सेट ऑफ बुक्स। और वो फिगर क्या होती है, अदर सेट ऑफ बुक्स जो है उसके प्रॉफिट की या फिर लॉस की क्या होती है, फिगर होती है। ओके, तो अब इसका प्रोफार्मा, ये स्टेटमेंट अब कैसे तैयार किया जाता है, प्रोफार्मा क्या है। सपोज वी स्टार्ट टेकिंग द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, हमें क्या करना है, कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट हमें क्या करना है, सामने रखकर स्टार्ट करना है। ओके, सो सपोज वी स्टार्ट टेकिंग द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स एज बेस प्रॉफिट फिगर, द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैन बी एग्जिबिटेड प्रेजेंटेड एज गिवन बिलो। तो अब हम अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट बेस प्रॉफिट समझते हैं, लेते हैं, तो स्टेटमेंट कैसे हो, देखो, प्रोफार्मा ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट इज टेकन एज स्टार्टिंग पॉइंट और बेस फिगर। ओके, तो देखो, ए यहां क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट लेंगे, ये अमाउंट के कॉलम है, जो सेकंड कॉलम है उसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉफिट की फिगर को लेंगे। अब कुछ एटम को हमें ऐड करना है, हमने ऊपर देखा है कौन से एटम ऐड करने हैं, देखो यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, वो एटम लेंगे। ऐड एटम्स हैविंग द इफेक्ट ऑफ हायर प्रॉफिट्स इन फिनेंशियल एक्टिविटी। सो हमें ऐड एटम कौन से करने हैं,
एटम्स हैविंग इफेक्ट ऑफ हायर प्रॉफिट इन फिनेंशियल अकाउंट, यानी कि फिनेंशियल अकाउंटिंग में जिस एटम से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो एटम इस कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो ये अगर स्टेटमेंट समझ में आता है ना तो ऐड एटम कौन से होते हैं ऑटोमेटिक समझ में आता है। ओके, सो देखो जिस एटम से फिनेंशियल अकाउंटिंग की प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, यानी कि वो प्रॉफिट अगर इंक्रीज हुआ है, उस एटम्स को कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में हमें खाली क्या करना है, ऐड करना है उस फिगर से। तो देखो पहला आइटम ऐड होगा ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यानी कि जो ओवर एब्सॉर्प्शन है। अब अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन की कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, टीवाई में अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो है तो ये समझ में आएगा। अगर ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं ना तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम करेंगे आगे जाकर। ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवर एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग में एब्सॉर्प्शन ज्यादा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एटम से अगर कंपेयर करें तो जो ओवर एब्सॉर्प्शन है ओवरहेड्स के उसको ऐड करेंगे। देन एटम्स चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स ओनली। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी एटम्स चार्ज हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट इसका कम हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग का, और फिनेंशियल अकाउंटिंग में एटम ही चार्ज नहीं हुए, ऑटोमेटिक उसका प्रॉफिट बढ़ा है और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट फिर कम होता है तो उसको हम ऐड करेंगे। ओके, सो एटम्स चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली। जो भी एटम कॉस्ट अकाउंटिंग में चार्ज हुए हैं उसको ऐड करना है। तो ये क्या है, ये नोशनल रेंट है, नोशनल इंटरेस्ट और सैलरी है। अगर उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में चार्ज किया है तो प्रॉफिट कम होगा एज कंपेयर टू फिनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम होगा। अब हमें क्या करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को सामने रखकर फिनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो उस एटम को हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, ये स्टेटमेंट जो है ना ऐड वाला, अगर आपको समझ में आता है ना, ये कंसेप्ट क्लियर होती है। ओके, देन ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर ओवर वैल्यूएशन हुआ है ओपनिंग स्टॉक का, ऑटोमेटिकली ओवर वैल्यूएशन से प्रॉफिट कम होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो ऐड करके हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग का। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हुआ है एज कंपेयर टू फिनेंशियल अकाउंटिंग, तो उसको ऐड करना पड़ता है। देन जो प्योरली फिनेंशियल इनकम्स है, प्योरली फिनेंशियल इनकम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट, ये भी हमें मालूम है। जो फिनेंशियल आइटम्स है, फिनेंशियल अकाउंट में जो भी इनकम रिकॉर्ड किए जाते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं होते। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ा है, फिर बढ़ता है बट इंक्रीज होगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रॉफिट को रिकंसाइल करने के लिए उन एटम को इस कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में ऐड करना पड़ता है। तो ये फिनेंशियल इनकम कौन से है, जनरली इंटरेस्ट है, डिविडेंड जो मिला है बिजनेस को, रेंट है या फिर ट्रांसफर फी है। ये जो एटम्स है फिनेंशियल इनकम के वो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में ऐड किए जाते हैं। ओके, देन ये सब ऐड होने के बाद जो भी फिगर है वो यहाँ हम लेंगे, उसकी टोटल यहाँ आउटर में लेंगे। बाद में कुछ एटम को हमें लेस करना है। कौन से एटम को अब हमें सबस्ट्रैक्ट करना है या फिर डिडक्ट करना है, लेस करना है। देखो ये स्टेटमेंट समझो, एटम्स हैविंग द इफेक्ट ऑफ लोअर प्रॉफिट्स इन फिनेंशियल अकाउंट, यानी कि फिनेंशियल अकाउंटिंग में जिस एटम की वजह से बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर एटम्स फिनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम हुआ है, तो उन एटम को अब कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो कौन सा एटम है, अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर अंडर एब्सॉर्प्शन है ओवरहेड का कॉस्ट अकाउंटिंग में तो क्या करना है, उसको अब हमें लेस करना है। सो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जो भी आइटम हमने ऐड किए ना उसकी खाली रिवर्स कंसेप्ट यहाँ हमें क्या करनी है, समझनी है। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, प्योरली फिनेंशियल चार्जेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स, यानी कि जो भी फिनेंशियल चार्जेस है वो फिनेंशियल अकाउंटिंग में ही डेबिट होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में उसका हमने इफेक्ट नहीं दिखाते फिनेंशियल आइटम का। तो अब क्या करना है, उनका इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का कम होगा, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, मैच कर सकते हैं। तो ये फिनेंशियल जो चार्जेस है जो एक्सक्लूड हुए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग से, उसको अब हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करने के बाद ऑटोमेटिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम होगा, तो उसको लेस करना पड़ेगा। तो कौन से वो एग्जांपल्स है, जैसे कि लीगल चार्जेस है, डोनेशंस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है जो राइट अप किया है, ये कुछ जो आइटम्स है, कैपिटल लॉसेस
जिसको खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग उसको कंसिडर नहीं करता, तो उसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट कम होगा। देन जो डेप्रिसिएशन है अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर डेप्रिसिएशन कम चार्ज हुआ है तो उसको चार्ज करना पड़ेगा, तो उसको लेस करना पड़ेगा। तो ये टोटल यहाँ हम डिडक्ट करेंगे, जो भी फिगर मिलेगी वो क्या होगी, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। जो भी अब फिगर होगी सामने वो प्रॉफिट किस अकाउंट से रिलेटेड होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड होगा। तो इस तरह ये जो स्टेटमेंट है हमें क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। अब यहाँ एक बात क्लियर करो कि हमारी जो एग्जामिनेशन है ज्यादातर एमसीक्यू ही एग्जामिनेशन आपके सेकंड सेमेस्टर की भी होगी। तो ये जो एग्जाम्पल्स है सॉल्व करने की हमें जरूरत नहीं, यानी कि इतना बड़ा एग्जाम्पल एग्जामिनेशन में तो नहीं आएगा, एमसीक्यू आएगा तो एक दो एग्जाम्पल हम इसके सॉल्व करेंगे कंसेप्ट क्लेरिफिकेशन के लिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लेरिफाई होती है तो ऑटोमेटिकली उस पर जो एमसीक्यू आते हैं आप सॉल्व कर सकते हो। तो एग्जाम्पल भी हम क्या करेंगे, देखेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट क्या करो, खाली आप क्लियर करो। ओके, ठीक है। अब देखो, इन केस वी हैव लॉसेस इन कॉस्ट अकाउंटिंग। अब तो हमने प्रॉफिट को सामने रखा है, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में लॉस होता है तो क्या करना है, इन केस वी हैव लॉसेस इन कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देन द फिगर ऑफ लॉस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। सो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिगर ऑफ लॉस होगी, नॉट प्रॉफिट, कैन बी पुट एज माइनस और नेगेटिव फिगर। सो उस फिगर को हम क्या समझेंगे, नेगेटिव फिगर समझेंगे, यानी कि नेगेटिव प्रॉफिट समझेंगे। द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस विल बी द सम ऑफ प्लस एटम्स। जो हमने एटम को प्लस किया है, एटम्स टू बी एडेड विल बी डिडक्टेड। तो जो एटम को हमने प्रॉफिट में प्लस किया है तो लॉस से वो क्या होंगे, डिडक्ट होंगे, सम ऑफ माइनस एटम्स। ओके, यानी कि अब नेगेटिव प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे, जो एटम प्रॉफिट में प्लस किए हैं यहां हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे माइनस एटम्स टू बी सब्सट्रैक्टेड। ओके, विल एडेड द बेस फिगर ऑफ लॉस। सो ऑटोमेटिकली जो एटम माइनस होने वाले हैं उस माइनस फिगर में फिर क्या होंगे, प्लस होंगे। ओके, सो अगर लॉस होता है तो जो एटम हमने ऐड किए हैं उसको हमें क्या करना है, लेस करना है, और जो एटम हमने लेस किए हैं उसको अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है खाली। अगर ऐसा कुछ एग्जांपल होता है, अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल ऐसा भी लेंगे, एक प्रॉफिट का एग्जांपल लेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का, और एक कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर लॉस है तो उसका एग्जांपल लेंगे, तो आपको एक कंसेप्ट क्या होगी, क्लियर होगी। ओके, ये हो गई पहली मेथड, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब जो दूसरी मेथड है वो है मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, यानी कि अकाउंट मेथड। अकाउंट मेथड है तो ये टी फॉर्मेट होगा। ओके, यानी कि डेबिट क्रेडिट ऐसे कुछ साइड्स होंगे उसमें। ओके, सो ये समझते हैं अब ये मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। देखो क्या है, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन ऑफ रिकंसिलिंग टू फिगर्स ऑफ प्रॉफिट्स डिस्क्लोज्ड बाय फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट एज इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट का भी सेम फंक्शन है जो हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या किया है, देखा है। ओके, तो क्या है इसमें, कैसे करना है ये मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट, बेसिकली इज द प्रेजेंटेशन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ऊपर जो हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रेजेंट किया है वो स्टेटमेंट अब क्या करना है, टी शेप में। टी का मतलब क्या, एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी, यानी कि ऊपर का जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है खाली टी शेप में हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है। ओके, इट इज कॉल्ड मेमोरेंडम अकाउंट बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ डबल एंट्री। ओके, सो देखिए ये टी स्टेप शेप में कैसे किया जाता है। सो इसकी स्टेप क्या है, फिर देखो, 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। इसमें भी 4 स्टेप को ही फॉलो करना है। ओके, सो देखो, एट फर्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या करना है, एट फर्स्ट बेस प्रॉफिट फिगर कॉस्ट अकाउंटिंग के लेंगे, से प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट इज प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट। सो भी जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट किया है उसमें जो बेस प्रॉफिट है कॉस्ट अकाउंटिंग का अगर लेते हैं तो उसको हम क्रेडिट करेंगे साइड ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। एंड इफ कॉस्टिंग बुक्स रिवेल अ लॉस, अगर कॉस्ट बुक में लॉस दिखाई देता है, इट इज टू बी पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट। अगर लॉस है तो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंटिंग के डेबिट साइड में लेंगे। ओके, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, ऑल आइटम्स विच आर एडेड फॉर रिकंसिलिएशन पर्पज, जो आइटम हम रिकंसिलिएशन पर्पज के लिए ऐड करने वाले हैं विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। तो उसको क्या करना है, अब यहाँ क्रेडिट साइड में, इस अकाउंटिंग के क्रेडिट साइड में क्या करना है,
एंटर करना है. ओके, फॉर इंस्टेंस इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोजिंग कॉस्टिंग बुक्स प्रॉफिट, द फॉलोइंग आइटम्स विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड. यानी कि अगर हम कॉस्टिंग बुक्स ऑफ प्रॉफिट सामने रखते हैं तो किस आइटम को क्रेडिट साइड में लेना है, यानी कि ऊपर जो हमने ऐड किए हैं आइटम उसको अब यहाँ क्रेडिट साइड में लेना है. प्योरली फाइनेंशियल इनकम included in financial account, over absorption of overhead, over valuation of opening stock, under valuation of closing stock. उसको हम रिकंसिलेशन मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट जो है उस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लेना है. देन जो स्टेप नंबर 3 है, ऑल दोज आइटम्स विच आर सब्सट्रैक्टेड, स्टेटमेंट में जिस आइटम को हमने सब्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम द बेस प्रॉफिट फिगर विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट. जो सब्सट्रैक्ट हुए हैं आइटम उसको यहाँ हमें क्या करना है, मेमोरेंडम रिकंसिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लेना है. A list of the items to be shown on the debit side in case we start the procedure from profit as per cost account. Okay? अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट लिया है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट लेकर ही डिस्कशन कर रहे हैं, इज गिवन बिलो. प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस एज लिस्टेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन, हमने उस पर डिस्कशन किया है. जो फाइनेंशियल चार्जेस है कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ है. ओके, तो उसको हमें क्या करना है, डेबिट साइड में डालना है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अकाउंट में. अंडर एब्सॉर्प्शन जो है ओवरहेड्स का इन कॉस्ट अकाउंटिंग में, अगर अंडर एब्सॉर्प्शन हुआ है ओवरहेड्स का कॉस्ट अकाउंटिंग में उसको डेबिट साइड में डालना है. ओवर वैल्यूएशन जो है क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर वैल्यूएशन हुआ है ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का तो उसको अब यहाँ मेमोरेंडम अकाउंट में डेबिट करना है. अंडर वैल्यूएशन जो है ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो अंडर वैल्यूएशन हुआ है ओपनिंग स्टॉक का उसको डेबिट डालना है. ओके, सो ये कुछ आइटम्स को हम डेबिट डालेंगे. सिंपल है, जो स्टार्ट किए हैं उसको यहाँ डेबिट करना है. सो द बैलेंसिंग फिगर आफ्टर प्लेसिंग ऑल द आइटम्स एज डिस्क्राइब इन द फर्स्ट 3 स्टेप. अब सब ये पहली जो 3 स्टेप है उसको फॉलो करने के बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर मिलती है इज द डिटरमाइन एंड शुड मैच विद द फिगर ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट. जो भी बैलेंसिंग फिगर दिखाई देगी वो क्या होगी, जो प्रॉफिट या फिर लॉस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उससे रिलेटेड ये फिगर होगी. ओके, सो कैलकुलेशन कैसे होगा, खाली डेबिट क्रेडिट की टोटल करनी है. देखो, इफ सम ऑफ क्रेडिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड की टोटल, इफ सम ऑफ क्रेडिट साइड आइटम्स मोर देन, ये साइन क्या है, मोर देन का है, मोर सम ऑफ डेबिट साइड आइटम्स बैलेंसिंग फिगर इज प्रॉफिट. अगर क्रेडिट साइड की फिगर ज्यादा है डेबिट साइड के कंपेयर से तो ये प्रॉफिट की फिगर है. और इसके रिवर्स, इफ सम ऑफ डेबिट साइड, अगर डेबिट साइड की फिगर ज्यादा है of credit side items balancing figure is a loss as per financial account. So ये खाली कैलकुलेशन करना है डेबिट क्रेडिट की, और जो भी डिफरेंशियल फिगर होगी वो क्या है, प्रॉफिट या फिर लॉस होगी. सो इसका भी प्रोफॉर्मा देखो, ये सिंपल है, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट टी फॉर्मेट में है. ये डेबिट ये क्रेडिट कुछ आइटम्स होंगे पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह वगैरह. सो अब हम क्या करेंगे, पहले क्रेडिट साइड को ये प्रॉफिट जो है एज पर कॉस्ट अकाउंट लेंगे. अगर प्रॉफिट है तो अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा, अगर लॉस है तो अकाउंट के डेबिट साइड में होगा. और जो आइटम ऐड होने वाले हैं स्टेटमेंट में, जो आइटम हमने ऐड किए हैं उसको यहाँ क्रेडिट करना पड़ता है स्टेटमेंट में. तो बाय प्योरली फाइनेंशियल इनकम, कौन से है फाइनेंशियल इनकम उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ओके, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, डिविडेंड, ट्रांसफर फी रिसीव्ड, जो फाइनेंशियल आइटम है खाली उसको हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे. बाय आइटम्स चार्ज इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आइटम चार्ज हुए उसको यहाँ हम मेमोरेंडम अकाउंट में ऐड करेंगे यानी कि क्रेडिट करेंगे. बाय एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज इन कॉस्ट बुक, कॉस्ट बुक में जो आइटम एक्सेस हुए हैं डेप्रिसिएशन के उसको यहाँ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो ऑटोमेटिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फिगर मिलती है. बाय ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, जो ओवर एब्सॉर्प्शन हुआ है ओवरहेड का कॉस्ट अकाउंटिंग में, अब उसको यहाँ हम रिवर्स करेंगे. ओवर वैल्यूएशन जो है ओपनिंग स्टॉक का, अंडर वैल्यूएशन जो है क्लोजिंग स्टॉक का, लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कंपेयर करने के बाद ये लॉस आएगा. ओके, अब जो डेबिट साइड है उसमें क्या होंगे, जो प्योरली फाइनेंशियल चार्जेस है उसको डेबिट करना पड़ेगा. कौन से है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटर कमीशन, फाइन्स, पेनल्टीज, डोनेशन, बैंक इंटरेस्ट, ये कुछ आइटम जो है फाइनेंशियल आइटम है खाली, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसीडर ही नहीं किए, खाली फाइनेंशियल अकाउंट में कंसीडर किए, तो उसको यहाँ रिकंसिलिएशन करते वक्त डेबिट करना पड़ेगा अगर अकाउंट किया है तो. डिप्रिसिएशन अगर अंडर एब्सॉर्ब हुआ है, अंडर चार्ज हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग में तो उसको डेबिट करना पड़ेगा. देन अंडर एब्सॉर्प्शन जो है ओवरहेड का उसको डेबिट करना पड़ेगा. अंडर वैल्यूएशन जो है ओपनिंग स्टॉक का
कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर हुआ है तो वेरीफाई करके वो फिगर को डेबिट करना पड़ेगा। जो ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का, अगर क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग में तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो ये सब डेबिट क्रेडिट की टोटल करने के बाद जो भी फिगर मिलते हैं, अगर क्रेडिट फिगर ज्यादा आती है तो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा, और अगर ये डेबिट फिगर ज्यादा आती है तो लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा। तो इस तरह ये जो रिकंसिलेशन है, इस रिकंसिलेशन को प्रैक्टिकली मैथमेटिकली क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। तो उसमें दो मेथड्स है, एक स्टेटमेंट है और दूसरी कौन सी है, अकाउंट मेथड है। तो जनरली स्टेटमेंट मेथड को ही क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो ये कंसेप्ट क्या होगी, क्लियर होगी। तो कल के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो आज हमने डिस्कशन किया है उसके बारे में एक एग्जाम्पल सॉल्व करके हम ये कंसेप्ट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है। कुछ अगर क्यूरी है आपकी, कुछ आपको अगर पूछना है तो आप क्या कर सकती हो, पूछ सकते हो। ओके, करो, आप कैमरे ऑन करो आपके।